तो नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 आपकी जानकारी में भी होगा कि ये जो परीक्षा 28 फरवरी को होने जा रही थी, अब यह 7 मार्च को होगी। थोड़ा वक्त आपको और मिल गया है, तैयारी को थोड़ा सा और भी बेहतर तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा कर रहे हैं जो आपका पाठ्यक्रम का चतुर्थ खंड यूनिट फर्स्ट, विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत। बाल विकास की जो बुनियादी अवधारणाएं, बच्चों का विकास कैसे होता है, इसके संबंध में जो आपके यूनिट फर्स्ट में लिखा हुआ है कि वृद्धि और विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, इसके हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में एक अति महत्वपूर्ण जो सिद्धांत था जीन पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं और भी बहुत सारे यूनिट्स की हमने चर्चा की है। आप पिछले वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख करके लाभ उठा सकते हैं। आज के इस वीडियो में विकास को परिलक्षित करने वाले बच्चों का विकास कैसे होता है, उसके संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने चर्चा कर लिया था जीन पियाजे का सिद्धांत कि बच्चा कैसे 2 वर्ष से 7 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष, 11 वर्ष से अधिक किस ढंग से उसका विकास होता है, वो आप देख सकते हैं। आज की चर्चा में हम चर्चा करने जा रहे हैं जैविक परिपक्वता का सिद्धांत है। पहला जो सिद्धांत है जैविक परिपक्वता है, इस सिद्धांत को दिया है अर्नोल्ड गेसेल ने। इसको याद रखिए, जैविक परिपक्वता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है अर्नोल्ड गेसेल। यह सिद्धांत मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर है, आनुवंशिकता और प्राकृतिक प्रक्रिया। बच्चों का जन्म एक नेचुरल प्रोसेस के तहत होता है और जो उसका विकास है, उसके जो गुणों का स्थानांतरण है, उसके लिए आनुवंशिकता, जो आनुवंशिक गुण होते हैं जिसमें डीएनए और गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वही आनुवंशिक गुण ट्रांसफर होते हैं बच्चों में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं और बच्चों का मानव के रूप में विकास होता है। ये जैविक परिपक्वता का सिद्धांत अर्नोल्ड गेसेल ने दिया था। दूसरा अगला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसको दिया था, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है लेव बाइगोत्स्की। ये इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। हम समझते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, प्राकृतिक रूप से उसका जन्म होता है, लेकिन सामाजिक प्राणी बनने के लिए वह समाज के संपर्क में आता है। आपने समाजशास्त्र में पढ़ा होगा कि यदि किसी व्यक्ति को समाज से हटा दिया जाए, आपने पढ़ा होगा कि एक बच्चे को भेड़िया उठा के लेके जंगल में चला गया और वह बच्चा बिना समाज के, बिना परिवार के जंगलों में पला बढ़ा, उसका जो शारीरिक विकास तो हुआ, लेकिन वह उसकी जो बोली वो जानवरों की तरह रही, उसका चाल ढाल जानवरों की तरह हो गया, तो वह सामाजिक प्राणी नहीं बन सका। सामाजिक प्राणी बनने के लिए जरूरी है कि उसको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश मिले। यही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। इसको निकट निवास का क्षेत्र, यानी बच्चा जन्म लेता है तो जिस परिवेश की उसकी निकटता होती है, उसी परिवेश में उसका विकास होता है। तो ये आप याद रखें, इसको निकट निवास क्षेत्र का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको आप याद रख सकते हैं। अगला जो सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं एरिक एरिक्सन। इसमें इस सिद्धांत में बताया गया है कि वास्तव में बच्चे की प्राकृतिक जन्म की प्रक्रिया के साथ वह विभिन्न संघर्षों से होकर गुजरता है और वही संघर्ष उसके विकास का कारण बनते हैं। ये जो एरिक एरिक्सन साहब थे, उन्होंने विकास के 8 चरण बताए हैं, लेकिन बेसिकली जो बच्चों का विकास है, विकास तो जीवन भर चलता है, लेकिन ये
इन 5 चरणों में बच्चों के विकास की आधारभूत व्यवस्था तैयार हो जाती है। वो 5 चरण कौन कौन से हैं? हमने जैसे कि चर्चा किया कि यह जो इनने जो सिद्धांत दिया है वो मनोसामाजिक संघर्ष का सिद्धांत भी कहलाता है। बच्चा समाज में रह करके मानसिक रूप से उसको विभिन्न प्रकार की स्ट्रगल से गुजरने पड़ते हैं, जीने के लिए और विकास के लिए भी। वो सिद्धांत उसमें इस सिद्धांत में क्या क्या बातें हैं? बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से 1 वर्ष तक इसको विश्वास वर्सेस अविश्वास का सिद्धांत भी कहा गया है। विश्वास कैसे? कि वह जन्म के बाद माता पिता के संपर्क में आता है और माता पिता पर निर्भर होता है, इसलिए उसका जो पहला विश्वास है अपने माता पिता पर होता है। इसलिए आप देखे होंगे छोटे बच्चों को यदि माता पिता के अतिरिक्त कोई गोद लेना चाहे, खिलाना चाहे, तो वो उनसे दूर रहेगा, सिर्फ माता पिता के पास ही जाने का प्रयास करेगा वो। तो यह माता पिता पर निर्भरता है और माता पिता पर भरोसा है, क्योंकि पहली जो निकटता उनकी है तो वो माता पिता से होती है। लेकिन वो जो समाज माता पिता से आगे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उन पर उसका विश्वास नहीं हो पाता है, इसलिए वह माता पिता पर निर्भर रहता है। इसको विश्वास वर्सेस अविश्वास का सिद्धांत भी कहते हैं। 1 वर्ष से 3 वर्ष बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 1 साल से आगे बढ़ा, तो उसमें एक स्वायत्तता का भाव आएगा। वो माता पिता की निर्भरता से थोड़ा आगे बढ़ेगा, लेकिन पूर्णतः विश्वास में नहीं अभी भी उस पर संदेह, अन्य लोगों पर संदेह बना रहता है, अजनबी जो लोग होते हैं उन पर भी संदेह बना रहता है। वह स्वतंत्रता तो चाह रहा है, वो परिवार माता पिता से स्वायत्तता भी चाह रहा है और उधर कदम भी बढ़ाता है, लेकिन अभी भी उसको माता पिता से के जो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उन पर उनको संदेह बना रहता है, उन पर अविश्वास करता है। आगे बच्चे का जो विकास होता है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में, वह अब वो इनिशिएट करता है कुछ नई चीजों को सीखने के लिए, नई लर्निंग प्रोसेस पे। और अगर कोई गलती होती है तो उसमें एक तरह की गिल्ट की भावना भी आना शुरू हो जाती है, ये हमसे गलती हो गई है। वो पहल तो करता है लेकिन उसमें एक अपराध बोध भी, जब भी कोई गलतियां होती हैं, कोई नया काम सीखता है तो एक भाव आता है कि हाँ ये हमसे गलती हो गई। गलती की भावना भी शुरू हो जाती है, यह समझ लेना कि ये चीज नहीं करना चाहिए या हमसे गलती हो रही है। तो वो नई चीजों के लिए पहल करता है, नए विकास के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन गलतियां, चूंकि अनुभव की कमी होती है, गलतियां होती हैं तो अपराध बोध भी समझने लग जाता है। ये 3 वर्ष 6 वर्ष की अवस्था में होती है। अगला जो है सुपीरियरिटी और हीनता, सुपीरियरिटी वर्सेस इंफीरियरिटी। बच्चे में इसी समय उसमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अक्सर आप सुने होंगे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बच्चों में एक श्रेष्ठता का भाव भी पैदा होता है। और अगर वो अपने को ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाया या कोई उसके जीवन में कोई कमी रह जाए तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ज्यादा सर्वोच्चता की भावना भी ठीक नहीं होती है और ज्यादा हीनता की भावना भी ठीक नहीं होती। तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों में 6 से 12 वर्ष की उम्र में आ जाता है। बच्चा जब 12 साल के आगे बढ़ता है तो उसमें एक प्रकार का ईगो डेवलप हो जाना शुरू हो जाता है। वो अपनी खुद की आइडेंटिटी के लिए संघर्ष करता है, उसकी खुद की पहचान बने, लोग उसको जाने, और लोग उसको जाने इसके लिए वह बहुत प्रयास करता है, पढ़ाई के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, जहां भी उसकी रुचि होती है। लेकिन अभी भी उसको पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। यह 6 से 12 वर्ष की स्थिति में बनता है, जब ईगो का डेवलपमेंट होता है, ईगो का विकास हो जाता है और बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाने का प्रयास करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मनो सामाजिक विकास या सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत, जिसे एरिक एरिक्सन ने दिया था। इसको आप याद रख सकते हैं। अगला सिद्धांत है व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे B.F. स्किनर और जॉन वाटसन। B.F. स्किनर और जॉन वाटसन ये क्या कह रहे हैं? तो सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत है ये। इसमें उन्होंने बेसिकली
दो तीन बातों का महत्व दिया है कि बच्चा जब प्राकृतिक माँ के गर्भ से बाहर आता है तो एक उसको अलग ढंग का प्राकृतिक पर्यावरण भी मिलता है और सामाजिक पर्यावरण भी मिलता है और बाहर की दुनिया से संपर्क में आता है तो उसको बाहरी अनुभव मिलते हैं। उसी बाहरी अनुभव से वह जीवन को विकसित करने की प्रेरणा उसको मिलती है और उस प्रेरणा में अगर कोई गलतियां होती हैं तो वह दंड के भाव भी उसमें आ जाते हैं कि यह चीज गलत है, ये नहीं करना चाहिए, इसमें अगर हम गलती करेंगे तो दंड के भागीदार भी हो जाएंगे। यह चीज तो कहां से आती है? अवलोकन करने से। वो अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण को, पारिवारिक पर्यावरण को, सामाजिक पर्यावरण को, उसके आसपास का जो परिवेश होता है उसका ऑब्जर्वेशन करता है और उसका अनुकरण भी करता है। चलना, बोलना, ये तो बहुत कुछ प्राकृतिक रूप से उसके नैसर्गिक तरीके से उसका डेवलप होता है, लेकिन सामाजिक जो संस्कार है, सामाजिक जो सिस्टम्स हैं, प्रणालियां हैं, संस्थागत व्यवहार है, उनको वो ऑब्जर्व करके उनके रास्ते पर चलता है, या अर्थात फॉलोअर्स, समाज की जो सिस्टम्स को फॉलो करता है, वो अनुकरण करता है। तो ये यही सीखने का व्यवहार, मतलब बच्चा जन्म लेने के बाद जिस परिवेश में रहेगा उन परिवेशों में रह करके सीखेगा और सीख करके वह व्यवहारवादी अनुकरण करेगा और अपने जीवन को विकसित करेगा। अगला जो सिद्धांत है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जिसको सिगमंड फ्रायड सामने दिया था, सिगमंड फ्रायड जो मनोविज्ञान के जन्मदाता भी कहे जाते हैं, सिगमंड फ्रायड इन्होंने जैविक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया है। जैविक रूप से जो सिद्धांत है, जो इनका सिद्धांत है, जनरली ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीन शब्द इन्होंने दिए हैं। वास्तव में यह चेतन मन, अवचेतन मन और सुपर चेतन मन आपका कहना था। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो यह चेतन मन से हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो जहां चीज स्टोर है वो अवचेतन मन और सुपर चेतन मन में रहती है। आपका ये कहना है कि बच्चे के विकास में इस अवचेतन मन में जो भाव दमित हैं या जो स्टोर हैं उनके अनुरूप वह ऑपरेशनल वर्क करता है, संक्रियात्मक क्रियाएं करता है और ऐसा ही उसके जीवन का विकास होता है। तो ये मानसिक जो अवस्थाएं हैं, चेतन, अवचेतन और सुपर चेतन, हम आपसे बात कर रहे हैं। चेतन या एक जो पर्दा हमारे मस्तिष्क में है, चीज हमारे मस्तिष्क में आ रही, मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज स्टोर कहाँ है? अवचेतन मन में है। और इसके आगे भी सुपर चेतन मन होता है जहाँ चीजें स्टोर होती हैं। ये एक अलग विषय भी है, इसको डिटेल में कभी चर्चा की जा सकती है। तो हम जीवन के किसी विकास में अवचेतन मन और सुपर चेतन मन का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हमारी जो पहल होगी, हमारा जो इनिशिएशन होगा, हमारा जो विकास होगा, हमारे अवचेतन मन में जो संस्कार स्टोर्ड हैं वही हमको प्रेरित करेंगे। उन्हीं प्रेरणा से हम अपना जीवन विकसित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन का जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड है, उसमें बेहतर चीज स्टोर हो, इसलिए हमारे समाज में संस्कार की प्रणालियां हैं। मृत्यु होते समय भी वैसे ऐसी क्रियात्मक संस्कार किए जाते हैं ताकि उसके जो अवचेतन मन में, सुपर चेतन में बेहतर चीजें स्टोर हो, ताकि जो उसका अगला जो जन्म हो वो बेहतर तरीके से, जो अवचेतन मन में और सुपर चेतन मन में जो चीजें, अगर पॉजिटिव चीजें, सकारात्मक चीजें, अच्छी चीजें स्टोर हैं तो उसका चेतन मन ऐसा ही काम करेगा। तो ये सिगमंड फ्रायड साहब ने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है, तो इसको हमको समझना चाहिए। जब उन्होंने जो बच्चों के विकास के 5 चरण बताए हैं, जो पहला चरण है 0 से 1 वर्ष, इसको ओरल सिद्धांत, मौखिक सिद्धांत। बच्चा, जैसे आप देख रहे हो कि बच्चा सबसे पहले जो एक छोटा होता है तो कोई भी चीज पाता है, चाहे वो चीज अच्छी हो या बुरी हो, वो मुंह में डालना चाहता है। तो ये मौखिक सिद्धांत है, मुख से चीजों में ग्रहण करना, है ना। ये दूसरा जो है वो उसको एनल स्टेज कहते हैं। एनल स्टेज मतलब जो 1 से 3 वर्ष, जिसे गुदा चरण भी कहा जाता है, जिसमें बच्चा सोच करने की प्रक्रिया को
सीखता है। शौच नियंत्रण यानी अब बिस्तर में ही वो शौच नहीं करेगा, वो उसको ये समझ में आ जाता है कि शौच की क्रियाएं कैसे की जाती हैं और कहाँ की जाती हैं। ये भी उसको शौच नियंत्रण क्रिया 1 से 3 वर्ष में आ जाती हैं। लैंगिक उसका विकास भी 3 से 6 वर्ष की स्थिति में जाता है, और जो 12 वर्ष से आगे की अवस्था है उसमें वो एक प्रकार के यौन चरण में आ जाता है। बच्चा लैंगिक क्रियाओं को समझना शुरू कर देता है, नर और मादा के भेद को भी समझना शुरू कर देता है। तो इस तरह सिगमंड फ्रायड ने 5 चरण भी बताए हैं। तो इतना ही आज के हमने सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है। पिछले वीडियो में हमने जीन जो पियाजे का सिद्धांत था, कॉग्निटिव थ्योरी, उसकी डिटेल में चर्चा की, काफी बड़े में चर्चा की है। उसको भी आप इसमें हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना होने पाए। तो इस तरह 5-6 सिद्धांत हैं विकास के संबंध में बच्चों के। तो ये हमारी परीक्षा में भी के लिए उपयोगी है और हमारे एक जनरल समझ के लिए भी उपयोगी है, ताकि हम बच्चों के विकास में अपना बेहतर योगदान दे सकें। जय हिंद।